वो लड़का 2 साल और आधे साल तक स्कूल से बाहर था और एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन अब अचानक वो एक नए स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आया है। ये है क्योंकि स्कूल के बुलीज इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं कि अब वो टीचर्स की बात भी नहीं मानते, और अब सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उन्हें डर महसूस करा सकते हैं। वे बुलीज जो उनसे भी ज्यादा दबंग हैं, और इसी वजह से लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक सुपरवाइजर तैनात करना पड़ा। इन बुलीज को संभालने के लिए एक प्लान बनाया गया कि और भी ज्यादा पावरफुल बुलीज को वापस स्कूल भेजा जाए और उन्हीं की मदद से बाकी बुलीज को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए उन्होंने ड्यून क्वान से कॉन्टैक्ट किया, जो 2 साल और आधा साल पहले स्कूल छोड़ चुका था। स्कूल छोड़ने से पहले ही ड्यून पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में राज करता था, एक अकेला बंदा जो सारे बुलीज को चुप करा सकता था। लेकिन अब ड्यून सिर्फ एक कन्वीनियंस स्टोर में क्लर्क है। अब उसे रोज अपने करप्ट बॉस की लेक्चर सुननी पड़ती है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो उसे समझ भी नहीं आती, ताकि वो अपनी एजुकेशन इंप्रूव कर सके। इससे ड्यून को सच में बहुत पछतावा होता है कि उस दिन उसने स्कूल क्यों छोड़ा। उसी दिन जब 2 स्टूडेंट्स जो दिखने में ही ट्रबल मेकर लग रहे थे स्टोर में आए, तो बॉस डर गया और बहाना बना के ब्रेक रूम चला गया। ड्यून अकेला काउंटर पे था। उस आदमी ने तुरंत अपना टैटू वाला हाथ और घड़ी दिखाते हुए बोला, सिगरेट का एक पैकेट ला। ड्यून थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। क्या इन दोनों को नहीं पता कि इनसे तो स्टूडेंट्स वाली वाइब आ रही है? फिर उसने पूछा, आईडी कार्ड दिखा सकते हो क्या, वरना मैं कुछ नहीं बेच सकता। उसके साथ खड़ी लड़की नाराज हो गई और बोली, तू एक पार्ट टाइमर होकर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? टैटू वाला आदमी भी गुस्से में आ गया और ड्यून पर पैसे फेंकते हुए बोला, जल्दी ला जो मांग रहा हूं। ड्यून ने फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने ड्यून की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया, 4 आंखों वाला कमीना, इंसानी भाषा नहीं समझता क्या? जल्दी दे, इतना भाषण क्यों दे रहा है? ये सब सीन स्टोर के अंदर छिपकर देख रहा बॉस भी साफ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, पिछली बार भी इन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे मजबूर किया था इन्हें बेचने के लिए। फिर वो जल्दी से बाहर निकला और बोला, क्या तुम बाहर जाकर बात सुलझा सकते हो? अंदर और भी कस्टमर्स हैं। ये सुनते ही ड्यून हैरान रह गया। बॉस सारा झंझट उस पर डाल रहा था। फिर उन लोगों ने ड्यून को पास की एक गली में ले गए। टैटू वाले आदमी ने ड्यून को पकड़ा और बोला, फिर से टफ बनने की कोशिश कर रहा है क्या? लेकिन ड्यून बस शांत खड़ा रहा। ड्यून ने शांत लहजे में कहा, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूं, छोड़ दे मुझे। किसे पता था कि ये कुछ शब्द सीधे उस टैटू वाले को गुस्से में ला देंगे। उसने तुरंत ड्यून को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोर की आवाज हुई। लड़की घबरा के चिल्लाई, उठ, होश में आ। टैटू वाला आदमी जब होश में आया तो हैरान रह गया। उसे खुद थप्पड़ पड़ा था और ड्यून एकदम सही सलामत खड़ा था। लड़की जल्दी से उसे उठाने लगी। वो चिल्लाया, साले, तूने मुझे चुपके से मारा? फिर उसने लड़की को धीरे से कहा, बाकी लोगों को बुला ला। लेकिन लड़की को ठीक से सुनाई नहीं दिया। गुस्से में टैटू वाला बोला, हरामी, मैंने कहा भाइयों को बुला ला, सुना नहीं क्या ठीक से? ये सुनकर लड़की जल्दी से दूसरों को बुलाने चली गई। ड्यून ने उसे रोका नहीं, बल्कि वो टैटू वाले आदमी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तू स्टूडेंट है ना? टैटू वाला कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे में ऐसी तेज दर्द हुई कि वो तुरंत मान गया, हाँ, मैं स्टूडेंट हूं। फिर ड्यून बोला, अगर मैंने तुझे फिर से देखा तो खेल खत्म, ड्यून ने ठंडे लहजे में कहा। उसी वक्त टैटू वाले के दोस्त भी उस गली में पहुंच गए। उनमें से एक मोटा लड़का जो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था बोला, अबे तू कर क्या रहा है बे? कहां से आया है तू? ड्यून ने उस नए लड़के को देखा और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तू भी स्टूडेंट ही है ना? मोटा लड़का तुरंत बोला, मैं हूं ओडी ड्यून, नॉन्ग हाई स्कूल से। मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन पहले एक थप्पड़ खा ले मेरी तरफ से। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल ड्यून का थप्पड़ सीधा उसके मुंह पर पड़ा। एक ही थप्पड़ में वो बेहोश हो गया। फिर ड्यून ने सबकी तरफ देखा और बोला, मेरे पास तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो सब एक साथ आओ। ये सुनते ही सब उस पर टूट पड़े। उनमें से एक गुस्से में आकर सीधा मुक्का मारते हुए भागा, लेकिन ड्यून ने धीरे से अपना हाथ पॉकेट से निकाला और उसे एक बिजली जैसी तेज थप्पड़ मारी। वो आदमी सीधा उड़ गया। एक और बंदे ने मौका देखकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्यून साइड में हट गया। फिर ड्यून ने एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारा, जिससे उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। फिर उसने अपनी नजर दूसरे आदमी पर डाली जो अब उस पर चार्ज कर रहा था। ड्यून ने फुर्ती से पलटकर अपनी बॉडी का मोमेंटम लिया और हाथ से उसे एक जबरदस्त घूंसा मारा, जिससे वो आदमी उड़ते हुए पीछे गिरा। अब टैटू वाले ने जमीन से एक बियर की बोतल उठा ली और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्यून का घूंसा उसकी तरफ आया। ड्यून ने उसे पेट में जोर से मारा और इतनी ताकत से मारा कि वो आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। अब ड्यून ने आखिरी आदमी को देखा, बस तू ही बचा है, अब तू हमला करने वाला है। गंजा आदमी अब डर के मारे हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, जरूर यही है, एक ही आदमी में इतनी ताकत हो सकती है। फिर उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम वही ड्यून क्वान हो जो डीडोंग हाई स्कूल में पढ़ता था? लड़की जो उसके पास खड़ी थी ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, ये ड्यून क्वान है, वही बंदा जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ एक हफ्ते में एकजुट कर लिया था।
लेकिन ड्यून को आन तो सुना था कि हैंडसम होता था, क्या र्यूमर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो आदमी तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। हम अंधे थे, आपको पहचान नहीं पाए। ड्यून ने उसका सिर थपथपाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक ग्रुप बनाकर दिखावा करना और टफ बनने की कोशिश करना। फिर ड्यून ने उससे कहा, जाओ और बाकी सबको उठाओ और उनके सिर जमीन पे झुका दो। फिर ड्यून ने टैटू वाले आदमी पर बैठते हुए कहा, अगर तुम फिर से इस कन्वीनियंस स्टोर में कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा मत समझना। इन सभी ट्रबल मेकर्स को निपटाने के बाद ड्यून कन्वीनियंस स्टोर लौटने वाला था, लेकिन तभी उसे एक चश्मे वाली महिला ने रोक लिया। पहले ड्यून को लगा कि शायद वो प्रोडक्ट बेचने आई होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि महिला ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। असल में वो महिला सामी ली थी, जो गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन के बुली मैनेजमेंट प्लान की इंचार्ज थी। जब ड्यून ने महिला का प्लान सुना तो वो न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। दरअसल ड्यून भी एक वक्त पर बुलिंग का शिकार हो चुका था और किसी भी छोटी सी विरोधाभासी प्रतिक्रिया पर हर बार जब ड्यून थोड़ा भी विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। उस समय कोई भी स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था, यहाँ तक कि टीचर्स भी जब उसे बुली होते देखते तो अनदेखा करके अपनी क्लास पढ़ाते रहते। लेकिन फिर एक दिन एक और ज्यादा खतरनाक बुली ने ड्यून को देख लिया। किसी ने ड्यून की पीठ पर एक नोट चिपका दिया था, इसकी मां नहीं है। संयोग से वो बुली भी ऐसा ही था, उसकी भी मां नहीं थी। जब उसने वो नोट देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा आकर उन बुलीज को पीट दिया जो ड्यून को परेशान कर रहे थे, और वो सब डर के मारे जवाब तक नहीं दे पाए। उसके बाद उस बुली ने साफ कह दिया, अगर किसी ने ड्यून को फिर से बुली किया तो समझो वो मुझसे दुश्मनी ले रहा है। बस उसी दिन के बाद किसी ने भी ड्यून को तंग करने की हिम्मत नहीं की। इस घटना ने ड्यून को एक बात अच्छी तरह समझा दी, स्कूल में किसी बुली का एक शब्द किसी टीचर के पूरे लेक्चर से ज्यादा असरदार होता है। इसके बाद ड्यून ने खुद को ताकतवर बनाने की ठान ली। उसने लगातार ट्रेनिंग की और अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सीखी। 2.5 साल की मेहनत के बाद ड्यून पूरी तरह बदल चुका था और अकेले अपने दम पर ड्यून ने पूरे आर डिस्ट्रिक्ट के सारे बुलीज को अकेले ही हरा दिया था और आर डिस्ट्रिक्ट का निस्संदेह राजा बन गया था। लेकिन इसके बाद ड्यून ने स्कूल छोड़ दिया और वही कन्वीनियंस स्टोर क्लर्क बन गया जो वो अब है। अब जब सामी ली ने उसे इनवाइट किया तो ड्यून ने पूछा, तुम चाहती हो कि मैं फिर से उन बुलीज को हैंडल करूं? सामी ली ने तुरंत कहा, बिल्कुल, बस उन बुलीज को काबू में लाना है। ड्यून बोला, तुम एक एजुकेशन फाउंडेशन होकर पर्दे के पीछे प्लानिंग कर रहे हो, ये ठीक है क्या? सामी थोड़ा आगे झुकी और बोली, हाँ, प्लॉटिंग तो है, लेकिन मैंने तुम्हारा पास्ट भी देखा है। ये प्लान थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास मना करने की कोई ठोस वजह नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपने पुराने गुनाहों को सुधारने का। अगले दिन ड्यून एक नए स्कूल के गेट पर खड़ा था। उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में फिर से स्कूल लौटूंगा। चलो देखते हैं अब बुलीज कितने हावी हैं। अब ड्यून एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर नए स्कूल में दाखिल हो चुका था। उसका कूल और हैंडसम लुक आते ही ज्यादातर लड़कियों का ध्यान खींचने लगा, और ये सीन क्लास में बुलीज को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ने तो तुरंत ही कहा, देखना इसे बाद में कैसे ठिकाने लगाता हूं। जब टीचर ने ड्यून की सीट तय की तो वो क्लास से बाहर चली गई। बातचीत से ड्यून को पता चला कि उसके बगल में बैठा लड़का MSU किम है। जैसे ही टीचर गई, पीछे की लाइन में बैठा एक बुली होजोंग धीरे धीरे उठकर ड्यून और किम के पीछे आकर खड़ा हो गया। किम को होजोंग की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। अचानक होजोंग ने जोर से किम के सिर पर थप्पड़ मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि ड्यून भी चौंक गया। ये बंदा अचानक क्या कर रहा है? होजोंग ने किम को घूरते हुए कहा, क्या देख रहा है? जा मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आ। किम डर के मारे विरोध भी नहीं कर पाया, बस धीमे से बोला, क्लास शुरू होने वाली है, शायद मैं जा न पाऊं। उसके ये बोलते ही पीछे खड़ा सुनहरे बालों वाला एक और लड़का हंस पड़ा। होजोंग का चेहरा गुस्से से बदल गया। वो चिल्लाया, साले सब अपनी आंखें बंद करो। और अगले ही सेकंड पूरी क्लास ने सच में अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही सबने अपनी आंखें बंद की, होजोंग ने MSU के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा और बोला, साले जीने की इच्छा नहीं है क्या? जब मैं बोलूं तो जाना होता है, बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर ड्यून से रहा नहीं गया। वो कुछ करने ही वाला था, लेकिन उसे सामी ली के वो सारे रूल्स याद आ गए जो उसने उसे दिए थे। ड्यून कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि सामी चाहती है कि वो अभी दखल दे या नहीं। अचानक होजोंग ने ड्यून की तरफ देखा और बोला, तूने क्यों आंखें नहीं बंद की? पता है जिस सीट पर बैठा है वो बंदा मेरे लिए काम करता था, क्यों ना अब तुम दोनों ही मेरे लिए काम करो? ड्यून तो किसी के लिए भाग दौड़ करने वाला नहीं था। उसने सीधा कहा, एक बंदा काफी नहीं है क्या? ये सुनकर होजोंग हंस पड़ा, ओहो, क्या तुम दोनों तय करना चाहते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है? फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। गुस्से में बोला, साले जब मैं कुछ कहूं तो बकवास मत कर, जो कहा है वो कर। ड्यून तब धीरे से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, पर पहले पैसे दे। ये सुनकर होजोंग कुछ सेकंड को सन्न रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सामने पैसे मांगेगा। गुस्से में आकर उसने ड्यून का सिर पकड़ लिया। साले
मुझसे पैसे मांग रहा है, जब मैं कुछ मंगवाऊं तो अपनी जेब से खरीद कर लाना होता है। अब ड्यून से और सहन नहीं हुआ। उसने कहा, तमीज तो तुझमें है ही नहीं, याद रख शुरुआत तूने की है। अगले ही पल ड्यून ने हमला कर दिया। पहला मुक्का सीधा होजोंग की पसलियों में पड़ा, जिससे वो वहीं उल्टी कर बैठा। फिर दूसरा पंच सीधा उसके चेहरे पर लगा। होजोंग का दिमाग घूम गया, लेकिन ड्यून वहीं नहीं रुका। उसने कहा, जब शुरू कर ही दिया है तो अब खत्म भी मैं ही करूंगा। एक और जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा और होजोंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बगल में खड़ा सुनहरे बालों वाला लड़का ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। ड्यून उसकी तरफ देखकर बोला, हर तरह का कचरा मुझे ही बुली करता है। सुन बे ब्लॉन्डी, बाहर आ, अभी थोड़ी देर पहले तो खूब हंसी आ रही थी ना। इस समय ब्लॉन्डी ड्यून से इतना डर गया था कि हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। ड्यून बोला, ठीक है, तू नहीं आएगा तो मैं ही चला आता हूं तेरे पास, और हाँ, दांत भींचकर खड़ा रहियो। ब्लॉन्डी ने तुरंत 2 कदम पीछे लिए। तभी अचानक से एक उड़ता हुआ किक ड्यून की तरफ आया, लेकिन ड्यून ने साइड स्टेप करके उसे आराम से डॉज कर लिया। इसके बाद ब्लॉन्डी ने एक घूंसा मारा। ब्लॉन्डी ने सीधा पंच मारा, लेकिन वो मिस हो गया। फिर एक राइट हुक मारा, वो भी खाली गया। अब वो गुस्से में गालियां देने लगा, साले तू हर बार बच क्यों जाता है। अगले ही सेकंड ड्यून ने एक सुपर हैवी पंच उसके पेट में मारा। एक ही पंच में ब्लॉन्डी कराह उठा, जैसे जान ही निकल जाएगी। ड्यून बोला, तू ही तो बोल रहा था कि मैं बचता क्यों हूं, अब देखता हूं कितने और घूंसे झेल पाता है। ब्लॉन्डी तुरंत बोला, सीने पर मत मारना, लोग मर भी सकते हैं। इसी वक्त होजोंग होश में आया और गुस्से में एक कुर्सी उठाकर ड्यून पर मारने के लिए भागा। ड्यून को कोई फिक्र नहीं थी। बोला, पहली बार देखा है कोई इतना मार खाकर भी खड़ा हो जाता है। फिर एक और जोरदार मुक्का होजोंग के चेहरे पर मारा और बोला, बेहतर होगा अब शांति से बैठ जा। फाइनली ड्यून ने होजोंग और ब्लॉन्डी दोनों को घसीटकर क्लासरूम के पीछे फेंक दिया। इसके बाद उसने होजोंग का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरे को ब्रेड बहुत पसंद है ना, चल अब जा और मेरे लिए भी ले आ। होजोंग बोला, क्या तू सोचता है कि मुझे पीटकर तू क्लास का बॉस बन गया है? मैं बॉस नहीं हूं, पर जब असली बॉस आएगा ना, तब तू गया काम से। अचानक क्लासरूम के पीछे वाला दरवाजा खुला। पीछे का दरवाजा खुला और अंदर आया एक लाल बालों वाला लड़का। उसने ड्यून को देखते हुए कहा, तू कौन है जो हमारी क्लास में आकर तमाशा कर रहा है और मेरे आदमियों को मार रहा है? फिर उसने होजोंग और ब्लॉन्डी की हालत देखी और गुस्से में बोला, साले तुम दोनों तो एक बंदे को भी नहीं संभाल पाए। फिर उसने ड्यून की तरफ देखा, और तू नया ट्रांसफर स्टूडेंट होकर पहले ही दिन इतना घमंडी। ड्यून चुपचाप उसे पास आते देखता रहा। चारों तरफ के स्टूडेंट्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे अभी कोई भयानक फाइट होने वाली हो। लेकिन तभी मैनहो बोला, तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो? किसने कहा कि मैं लड़ने आया हूं? ये सुनकर ड्यून हल्के से हंसा, बात तो सही लग रही है, पर तेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रहा है। ड्यून का बॉडी अलर्ट मोड में जा चुका था। उसे साफ दिख रहा था कि मैनहो किक बॉक्सिंग जानता है। उधर होजोंग को मैनहो पर पूरा भरोसा था। वो तो क्लास के बच्चों को फिर से पॉपकॉर्न लाने के ऑर्डर देने लगा। लेकिन अगले ही पल ड्यून ने उसकी तरफ सिर घुमाया। होजोंग डर के मारे बोला, रहने दो। ये देखकर मैनहो को समझ आ गया कि अगर उसने आज ड्यून को सबक नहीं सिखाया तो अगली बार कोई उसकी बात नहीं मानेगा। वो शांत दिखने की एक्टिंग करते हुए बोला, तेरा नाम क्या है? ड्यून नाम बताने ही वाला था, लेकिन अचानक मैनहो ने अटैक कर दिया, एक ग्रोइन अटैक के साथ। उसने अपने हाथ से ड्यून की आंखों के सामने झटका दिया और अगली ही सेकंड ड्यून ने नीचे देखा। मैनहो ने अपना पैर हवा में उठा लिया था, वापस खींच लिया और सीधे एक पंच ड्यून के चेहरे पर दे मारा। हा, फंस गया बेवकूफ, मैनहो हंसते हुए बोला। ड्यून के पास टाइम नहीं था। पंच सीधा चेहरे पे लगा, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पे उसने पीछे हटकर उसका ज्यादातर फोर्स कम कर दिया। होजोंग और ब्लॉन्डी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, शाबाश मैनहो। अब मैनहो फिर से दौड़कर आया, लेकिन इस बार ड्यून पहले से तैयार था। एक जोरदार स्वीपिंग किक मैनहो के पैर पे पड़ी और मैनहो बैलेंस खो बैठा, लड़खड़ाने लगा। ड्यून ने उसका कॉलर पकड़ा और पूरे जोर से उसे उठाकर दीवार पे दे मारा। फिर बोला, तेरे जैसे नीच इंसान से क्या उम्मीद करें, हम दोनों लड़के हैं, फिर भी तू ऐसी हरकत करता है। मगर मैनहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। हंसते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? मैंने मारा तो नहीं, वो तो सिर्फ हेलो था। फिर वो बोला, अब तू मेरी असली ताकत देखेगा। तैयार हो अगली फाइट सीन के लिए? अब मैनहो सीरियस होने वाला है। उस मोमेंट पे ड्यून को लगा मैनहो अब फेयर फाइट करेगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मैनहो ने एक डस्टपैन उठाया और सीधा उस पर फेंक दिया। ड्यून ने जल्दी से डॉज किया, लेकिन मैनहो ने उसी टाइम का फायदा उठाकर फिर से चार्ज कर दिया। मैनहो की इतनी घटिया हरकतें देखकर अब ड्यून के पास काउंटर करने का टाइम तो नहीं था, लेकिन मैनहो की कोई भी अटैक हिट नहीं हो रही थी। ये देखकर मैनहो भड़क गया, चिल्ला के बोला, अबे हरकत मत कर साला। अचानक मैनहो ने जोर से चिल्लाया, रुक, ये बंदा मेरा है। ड्यून को लगा शायद कोई पीछे से अटैक करने वाला है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट खड़ा था। मैनहो ने ड्यून के डिस्ट्रैक्शन का फुल फायदा उठाया और सीधा पंच मारा, लेकिन ड्यून ने उसे ब्लॉक कर लिया। मैनहो गुस्से में बोला, अबे हरामी, तू तो बड़ा ही सिरदर्द बन गया है। फिर भी मैनहो ने एक और गंदी ट्रिक यूज की।
इस बार उसकी आंखों में उंगली डालने की कोशिश, लेकिन ड्यून ने सब कुछ डॉज कर लिया। अब ड्यून भी थक चुका था। बोला, अब बहुत हो गया। एक जोरदार लेफ्ट हुक सीधा मैनहो की नाक पे पड़ा, खून बह निकला और अगले ही सेकंड मैनहो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जमीन पे बेहोश पड़े मैनहो को देख के होजोंग और ब्लॉन्डी हक्के बक्के रह गए। लगता है अब क्लास 1 का बॉस बदलने वाला है। ड्यून ने दोनों से कहा, जाओ इसे उठाओ और जब होश में आ जाए तुम तीनों मेरे पास आना। जो कुछ भी हुआ वो सब सामी ली ने साफ साफ देख लिया था। तुम्हारा परफॉर्मेंस मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा, अब आगे क्या करता है ये देखने का इंतजार रहेगा, सामी ने मन में सोचा। लेकिन तभी एक लड़की ने सामी को पहचान लिया। अरे ये तो एजुकेशन फाउंडेशन की प्लानिंग डायरेक्टर है, ये स्कूल में क्या कर रही है। उधर ड्यून ने मैनहो और उसके साथियों को समझाना शुरू कर दिया, तुम तीनों बच्चों को अब सीधा रहना पड़ेगा। मैं दोस्त भी बन सकता हूं और शैतान भी। फिर ड्यून ने पूरे क्लास से कहा, अगर ये या कोई और तुम्हें तंग करे तो मुझे बताओ, मैं खुद उनको चीर के रख दूंगा। जल्द ही ये खबर क्लास 3 तक पहुंच गई कि ड्यून क्लास 1 का नया बॉस बन गया है। लेकिन क्लास 3 के लड़के इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से मैनहो बस एक चीटर था जो सिर्फ सस्ती ट्रिक्स से लड़ता था। तभी क्लास 3 का बॉस सैंग बॉसम खड़ा हुआ, उन पे भरोसा मत करो, पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। पंचिंग मशीन कहाँ है? फिर SBO सैंग बॉसम एक स्टूडेंट के पास गया, आज तेरी बारी है। अगले ही सेकंड उसने उस लड़के के पेट में एक जबरदस्त पंच मारा। फिर बोला, अब बता कितने नंबर देगा मेरे पंच को? स्टूडेंट ने बोला 800 और फिर उल्टी कर दी। क्या गंदा है यार, बोला था ना कि मत खाना। दोपहर तक कुछ सैंडबैग तैयार करना, पहले थोड़ी वार्म अप करूंगा, फिर उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाऊंगा। उसी टाइम क्लास खत्म हुई। होजोंग ने जम्हाई लेते हुए बोला, कोई है जो मेरे लिए काम पे जाएगा? इतना सुनते ही ड्यून ने उसकी तरफ देखा और बस उसकी एक नजर ने होजोंग को पूरी तरह होश में ला दिया। इस वक्त ब्लॉन्डी जल्दी से होजोंग को याद दिलाने आया, तुम खुद चलो, इसे एक्सरसाइज समझो। लेकिन अगले ही सेकंड होजोंग ने उसे बुरा भला कह दिया, अपने काम से काम रख। ये देखकर ब्लॉन्डी समझ गया और एक दूसरे स्टूडेंट पर चढ़ा हुआ था। ब्लॉन्डी ने जल्दी से उसे उतार दिया। इस वक्त होजोंग भी शिकायती लहजे में बोला, ये स्कूल बिल्कुल नहीं जीने लायक है, अब कोई भी मेरे लिए काम नहीं करता। ब्लॉन्डी ने फिर सुझाया, क्यों न हम ट्रांसफर स्टूडेंट को स्कूल के बाहर लड़ाई करने के लिए ले जाएं? होजोंग ने पूछा, मैनहो तुम तो जीत ही जाओगे सही। पास में खड़ी एक लड़की को ये सब देखकर सहन नहीं हुआ और उसने मैनहो और होजोंग का मजाक उड़ाया, क्या तुम लोग डरपोक हो? फिर वो ड्यून के पास आई और चापलूसी करते हुए बोली, बिग ब्रदर ड्यून, तुम तो बहुत अच्छे फाइटर हो, अगर हो सके तो क्या तुम मेरे साथ जियो जित्सु प्रैक्टिस करोगे? लड़की ने फिर देखा कि ड्यून असल में ब्लैकबोर्ड पर नोट्स पढ़ रहा था, लेकिन ड्यून ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज किया। लड़की को इससे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसे इग्नोर किया गया था। उसने फिर मैनहो और बाकी सब पर गुस्से में आकर चिल्लाया, तुम लोग बेकार हो, तुम सबको पढ़ाई करनी चाहिए, बदला लेने के बारे में सोचना बंद करो। बदले की बात सुनकर मैनहो को अचानक ख्याल आया कि अब जबकि उसे ड्यून से हार मिली है तो मोंगजोंग किम क्लास 2 से और सैंगोशिम क्लास 3 से जरूर आकर उसे ढूंढेंगे। मैनहो को अब ये समझ में आ गया था कि अगर वो ड्यून को हरा देते हैं तो वो भी उनके अंडरलिंग्स बन जाएंगे। होजोंग ने ये सुना और घबराया, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, मैं तो उनकी अंडरलिंग बनना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही सेकंड क्लास 2 के बॉस मोंगजोंग किम का आना हुआ, जो मैनहो को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मैनहो का मजाक उड़ाया, तुम अब भी जिंदा हो? मैंने सुना था तुम आधे मरे पड़े थे, कल रात क्या नींद में थे? मैंने सुना तुम तो मार खाने के बाद सो गए थे। होजोंग ने ये सुना और तुरंत गुस्से में आ गया, क्या तुम हमें मजाक उड़ाने आए हो? मैनहो ने भी खड़ा होकर कहा, अगर लड़ना है तो बताओ। फिर उसने टेबल से एक पेन उठाया और कहा, अब तुम्हें फिर से पेशाब करने का अनुभव दिलाऊंगा। मोंगजोंग किम ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे पंख को अब भी हथियार के साथ लड़ा जा रहा है। मैनहो ने बिना ज्यादा बात किए आगे बढ़ते हुए कहा, बस अब तुम्हें मार खाने का इंतजार करो। मोंगजोंग किम ने जवाब दिया, देखते हैं इस बार कौन हारता है। तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि एक आवाज आई, तुम लोग सच में बहुत शोर कर रहे हो। ड्यून ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुम लोग मेरी पढ़ाई में खलल डाल रहे हो। मैनहो ने ये सुना और तुरंत चुप होकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। मोंगजोंग किम ने ड्यून को देखा और कहा, तो ये है वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने मैनहो को हराया। फिर उसने मैनहो से कहा, लगता है अब मुझे तुझसे निपटने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। होजोंग बहुत गुस्से में था, सोच रहा था कि ड्यून को अच्छा सबक सिखाया जाए। तभी योंग जून किम और उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे ड्यून के पास आए। उसने ड्यून को इशारे से दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही लड़का है? और फिर हंसी उड़ाकर बोला, ये तो बस एक किताबों में खोया हुआ लड़का लगता है, जैसे कोई हारने वाला लूजर हो। फिर मोंगजोंग किम ड्यून के पास झुका और कहा, क्या तुमने अभी जो कहा था वही फिर से कहो, अगर हिम्मत हो तो? लेकिन ड्यून ने मोंगजोंग किम को बिल्कुल नजरअंदाज किया। मोंगजोंग किम ने सोचा कि उसने ड्यून को डरा दिया है, तो उसने ड्यून के हाथ को पकड़ने की कोशिश की जो नोट्स ले रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड ड्यून ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ दिया। अचानक हुए दर्द से मोंगजोंग किम के चेहरे पर नसें उभर आईं और उसने लाचारी से कहा, कृपया छोड़ दो, मुझे मार डालोगे।
ड्यून ने कहा, मैं अपनी नोट्स को सही कर रहा हूं, अगर तुम्हें अपनी उंगलियां बचानी हैं तो अगली बार मुझे देखो। मोंग जोंग किम ने बस समझ गया कहा और ड्यून ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगले ही सेकेंड मोंग जोंग किम ने अपनी मुट्ठी ड्यून की तरफ फेंकी। ड्यून ने अपनी पीठ पीछे झुकते हुए हाथ बढ़ाया और मोंग जोंग किम की मुट्ठी को ब्लॉक किया, फिर उसे थप्पड़ मारकर इतनी जोर से फेंका कि मोंग जोंग किम सीधा फ्लोर पर गिरा। वो बेहोश हो गया। ड्यून ने कहा, तो ये है क्लास 2 का बॉस? इतना जल्दी मुसीबत क्यों ढूंढने आया था? मैं तो इसे अगली बार निपटाने का सोच रहा था। फिर ड्यून ने मोंग जोंग किम के अंडरलिंग से कहा, जब वो होश में आए तो उसे बताना कि अगर फिर से मैंने उसे आलसी पाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब मोंग जोंग किम को क्लास 1 से ले जाया गया, ड्यून को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्लास 2 को भी ऐसे निपटा देगा। मैनहो और बाकी लोग भी हैरान थे। होजोंग ने तुरंत कहा, कहते हैं दूसरों को माफ करना बदला लेने से 100 गुना ज्यादा कूल होता है। मैंने तो फैसला किया है कि अब मैं इन सबको माफ कर दूंगा। ट्रांसफर स्टूडेंट, यहां तक कि ब्लॉन्ड भी बोला, मैं भी यही सोचता हूं कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि क्लास 3 के लोग, जिसमें सांग बोसिम भी था, आ गए थे। एसबी ओशिम ने आते ही कहा, मुझे सुना है कि तुमने मैनहो को पीट दिया। होजोंग चुप हो गया। ये वही पुरानी फीलिंग थी, क्या तुम दोनों ने ये सब प्लान किया था? लेकिन एसबीओ ने सीधे कहा, चिंता मत करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो सीधे ड्यून के पास गए और उसे घेर लिया। ड्यून ने मजबूरी में कहा, लगता है मुझे अगली बार नोट्स लेने होंगे। एसबी ओशिम ने एमएसयू किम को पाठ किया और कहा, क्या तुम जा सकते हो? हमारे पास बात करने के लिए एक खास शख्स है। फिर सांग बोसिम ने ड्यून के पास बैठते हुए चिढ़ाया, तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम्हारा कैरेक्टर अच्छे स्टूडेंट का है? मैं सांग बोसिम हूँ, क्लास 3 से। मुझे सुना है तुमने मैनहो को हराया और मुझे सच में चिंता हो रही है कि तुम सबको परेशान करने लगोगे। ये सुनकर ड्यून ने अपनी चश्मा उतारी और कहा, तुम लोग कभी नहीं थकते हो? कितने अनोइंग हो, बस बात को सीधे कहो। तुम जैसे लोग जो हमेशा अपने अंडरलिंग्स लेकर आते हो, वो ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा ताकतवर हो? ये सुनकर एसबीओ हंसा, तुम दिलचस्प हो, लगता है तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन इस समय मैंने लड़ाई नहीं करने का फैसला किया। फिर उसने कहा, स्कूल के बाद मिलते हैं, तुम तैयार रहना। मैं उस हारने वाले मैनहो जैसा नहीं हूं। ऐसा कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। ड्यून को बस चुप रहकर ये सब सुनना पड़ा। क्या मैं स्कूल में पहले दिन इतना पॉपुलर हो गया हूं? लगता है मुझे स्कूल लाइफ का मजा सही से नहीं लेने दिया जाएगा। ड्यून की तरफ बढ़ते हुए मैनहो ने उसके पास आकर पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? लेकिन ड्यून ने सीधे इनकार कर दिया। फिर भी मैनहो ने कुर्सी खींची और बैठने की तैयारी की, कहते हुए, सांग बोसिम सही कह रहा है, वो हमसे अलग है, वो लड़ाई का असली एक्सपर्ट है। ड्यून ने बेमन से जवाब दिया, तो क्या? इसके अलावा मैंने तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैनहो ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ड्यून ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, क्या चाल चल रहे हो? मैनहो ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सॉसिम को हराने में। लेकिन ड्यून ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। मैनहो ने जैसे सुना ही नहीं और बोला, सॉसिम बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन इस लड़के को बॉक्सिंग मुकाबलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ एक वजह से बॉक्सिंग करता है और वो वजह है इंसान के पंचिंग बैग्स को मारना। जल्द ही लंच का वक्त आ गया और ड्यून कैफेटेरिया में खाने के लिए गया। ये देखकर ड्यून का मुंह भी पानी पानी हो गया, क्योंकि काफी वक्त बाद कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। हाल ही में वो केवल कन्वीनियंस स्टोर से एक्सपायर फूड खा रहा था। इसके अलावा ड्यून की हैंडसम अपीयरेंस ने भी बहुत सारी नजरें अपनी ओर खींच लीं, जिनमें दूसरे क्लास के बुलीज भी शामिल थे, जैसे कि क्लास 7 के पीई स्पेशलिस्ट क्लास के लीडर सागू और क्लास 8 के एंटरटेनमेंट क्लास के लीडर डुइक क्वाक। ड्यून की खबर, मैनहो और मयांग जंग किम को हराने की खबर पहले ही सबके कानों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तुरंत किसी ने भी ड्यून से उलझने की कोशिश नहीं की। सभी को ये पता था कि एसबी ओशिम स्कूल के बाद ड्यून से लड़ेगा, फिर सबको ये पता चलेगा कि क्या ड्यून सच में लड़ाई में माहिर है। इस बीच मैनहो और बाकी सब ड्यून के साथ बैठकर खा रहे थे। मैनहो अभी भी ड्यून को एसबी ओशिम से सावधान रहने के लिए कह रहा था, लेकिन ड्यून ने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ड्यून ने मैनहो से पूछा, तुमने पहले उससे लड़ा था, तो फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो और क्यों मेरी मदद कर रहे हो? मैनहो ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरा लड़ाई एसबी ओशिम से पहले पूरी नहीं हुई थी। पिछले लड़ाई में मैं लगभग पूरी तरह से उसे हरा चुका था, लेकिन वो बहुत अच्छा दूर से लड़ा था और उसके कदम बहुत तेज थे, जिससे मुझे उसे मारना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो हमेशा मौका ढूंढता था और मुझे हमला करता था। जब मैं हारने वाला था, तब मैंने उसे कोने में धकेलकर जीत हासिल की। मुझे अपनी एक लंबे समय से बंद सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। वो था ग्रोइन अटैक। एसबी ओशिम, जो अपनी कमजोरी के कारण फंसा था, मुझे हार मानने पर मजबूर हो गया। लेकिन बाद में इस आदमी ने अपनी हार नहीं मानी। मैंने कसम खाई थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने मेरी जीत को मान्यता नहीं दी। ड्यून ये सब सुनकर चुप हो गया। फिर उसने कहा, यह तो साफ है, कोई भी इस जीत को स्वीकार नहीं करेगा। मैनहो ने फिर कहा, इसके बाद एसबी ओशिम ने मुझसे कभी रीमैच की चुनौती नहीं दी।
और क्यों मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं वो ये है कि अगर तुम हार गए तो हम सबको उसके अंडरलिंग्स बनना पड़ेगा। कुछ बेकार से दिखने वाले लोग अचानक ड्यून की तरफ बढ़े। ड्यून ने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग एसबीओ शिम के चमचे थे, लेकिन अचानक जब वो लोग ड्यून के पास से गुजरे उन्होंने उसके खाने की ट्रे में कुछ फेंक दिया, फिर झट से ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोले, सॉरी यार। ड्यून ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की चिल्ला पड़ी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? लेकिन वो लोग हाथ हिलाते हुए बोले, अरे सॉरी, बोल तो दिया ना, रिलैक्स करो, लेना है तो लो वरना छोड़ो, और जाने लगे। जाते जाते ड्यून का मजाक उड़ाना भी नहीं भूले। इसी पल ड्यून ने अचानक एक को पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा था तुम जा सकते हो। ये सीन देख के आसपास के सारे स्टूडेंट्स का ध्यान वहीं आ गया। सबको देखना था कि ड्यून में वाकई दम है या नहीं। जिसको ड्यून ने पकड़ा था वो डर के मारे चिल्लाने लगा, छोड़ो यार, कुछ खास नहीं हुआ, सॉरी बोल दिया ना, फिर क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन अगले ही सेकंड ड्यून की पकड़ और भी टाइट हो गई। फिर वो बोला, माफी कब एक्सेप्ट करनी है ये मेरा डिसीजन है। ड्यून बस उन्हें सबक सिखाने ही वाला था कि तभी उसके फोन में मैसेज आया। उसने थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दिया और फोन चेक किया। ये मैसेज एक लड़की सैमी ली का था। ये देखकर ड्यून शॉक्ड रह गया। सैमी ली वही लड़की थी जिसकी वजह से ड्यून फिर से स्कूल आया था। उसने कहा था कि अगर ड्यून अच्छे से स्कूल से ग्रेजुएट कर गया तो उसे पूरा ट्यूशन और रहने का खर्चा मिलेगा। इस पूरे प्लान की शर्त ये थी कि इसे चुपचाप पूरा करना होगा। साथ ही ड्यून के बिहेवियर पर कंट्रोल रखना भी जरूरी था। अगर मिशन ड्यून की हरकतों या बातों की वजह से फेल हो गया तो उसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। जैसे ही ड्यून ने सैमी ली का मैसेज देखा उसका पूरा जोश ठंडा पड़ गया। उसे अंदाजा हो गया कि सैमी का मतलब ये था कि उसे ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहिए। वो दो चमचे ये देखकर कि अब ड्यून का ध्यान उन पर नहीं है जल्दी से भाग गए। ड्यून ने उनका पीछा भी नहीं किया। वो बस माथा पकड़कर सोचने लगा कि अब लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर होगा। अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो उसे वो जिंदगी मिल सकती थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वैसे भी आज उसका स्कूल का पहला दिन था और अभी से काफी लोगों की धुलाई हो चुकी थी। उन बंदों को छोड़ देना ही बेहतर था। कैफेटेरिया में जो और बदमाश लोग थे उन्हें थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि ड्यून कोई सीधा साधा लड़का नहीं है। फिर ड्यून उठा और कैफेटेरिया से निकल गया। मन्हो और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि ड्यून को अचानक क्या हो गया था, कैसे एकदम से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया सिर्फ एक फोन देखने के बाद। कैफेटेरिया से बाहर निकलने के बाद भी ड्यून यही सोच रहा था कि कहीं उसने आज ज्यादा शो ऑफ तो नहीं कर दिया, और सैमी ली उसके बारे में क्या सोचेगी। उसी वक्त ड्यून ने कैफेटेरिया में झगड़ा करने वाले उस चमचे को फिर से देख लिया। वो लड़का जैसे ही ड्यून को देखता है झट से घूमकर भागने लगता है। ड्यून उसे पकड़ लेता है, अभी भी भाग रहा है। वो लड़का जल्दी जल्दी बोलने लगता है, तू तो अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, तुझे रूल्स नहीं पता शायद, तू ऐसे रैंडमली दूसरों की क्लास के लोगों को मार नहीं सकता। पहले हमारी क्लास के सांघो शिम को हरा दे, तभी तू मुझे ऑर्डर दे सकता है, वरना तू पूरे स्कूल का टारगेट बन जाएगा। ड्यून थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। ये कैसी बकवास रूल है यार। फिर उसने उस लड़के से कहा, चल कहीं प्राइवेट बात करते हैं, क्या तू सच में यहीं पिटना चाहता है? जैसे ही वो दोनों एक शांत जगह पहुंचे ड्यून ने उसे सीधा तरीका सिखा दिया कि कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर उसे लगा कि ये जगह लड़ाई के लिए परफेक्ट है। उसने बोला, जा अपनी क्लास के बॉस को बुला ला। तेरे हिसाब से तो अगर मैं सांघो शिम को हरा दूं तो तुझे आराम से पीट सकता हूं, है ना? वो लड़का बोला, थ्योरेटिकली तो हाँ, लेकिन शायद वो अभी बिजी होगा, वो पंचिंग बैग मार रहा होगा। ड्यून का चेहरा सख्त हो गया, मतलब वो स्टूडेंट्स को पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहा है। लड़का एकदम चौंक गया, तुझे कैसे पता चला, क्या तूने भी किया है? कन्फर्मेशन मिलते ही ड्यून से और सहा नहीं गया। मैं बहुत मासूमी से सोच रहा था, अब सबसे जरूरी यह है कि चुप रहने का टाइम नहीं है। फिर वो सीधा चला गया क्लास 3 की तरफ जहां सांघो शिम था। खिड़की से देखा तो एक स्टूडेंट की पिटाई हो रही थी। सांघो शिम ने भी दरवाजे पर खड़ी ड्यून की फिगर को देख लिया। उसने तुरंत एक चमचे को भेजा ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। जैसे ही दरवाजा खुला ड्यून का सख्त चेहरा दिखा। एसबीओ शिम बोला, मैंने तुझसे कहा था स्कूल के बाद मिलते हैं, अभी आ गया है, क्या सीधा लड़ाई करनी है? फिर उसने आसपास खड़े स्टूडेंट्स को बोला, तुम पंचिंग बैग्स हट जाओ रास्ते से। लेकिन उसने देखा कि वो पिटे हुए स्टूडेंट्स धीरे धीरे लंगड़ाते हुए साइड में जा रहे थे। सांघो एक के पास गया, कंधे पर हाथ रखकर बोला, ड्रामेबाजी मत कर बे, तू कहीं जाके चुगली करने की सोच रहा है क्या? डरे हुए लड़के ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो बस रास्ते में गिर गया था, मेरी ही गलती है। ड्यून ने इधर उधर देखा, उसे सब अच्छे से समझ में आ गया था। कमजोर स्टूडेंट्स का पंचिंग बैग बनना और कुछ भी न कर पाने की लाचारी ड्यून ये फीलिंग अच्छे से जानता था, क्योंकि वो खुद भी स्कूल में बदमाशों का शिकार रह चुका था। लेकिन अब उसके पास वापस लड़ने की ताकत थी और इसीलिए तो वो स्कूल लौटा था सब कुछ बदलने के लिए। ड्यून ने सांघो से कहा, अपने गुस्से का निकालना बंद कर इन कमजोरों पर, अगर सच में दम है तो किसी स्ट्रांग से लड़। सांघो का चेहरा सख्त हो गया, तो तू कहना चाह रहा है कि वो स्ट्रांग इंसान तू है?
ड्यून ने सांघों के चमचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, काफी थक गया होगा तू पंचिंग बैग्स पीट पीट के। अगर तुझे ये अनफेयर लग रहा है तो चल अब ये मेरा पंचिंग बैग बनेगा। जिस लड़के की तरफ ड्यून ने इशारा किया वो एकदम भड़क गया। अबे तू मुझे पंचिंग बैग बोल रहा है? और बिना सोचे समझे उसने ड्यून की तरफ मुक्का चला दिया। लेकिन ड्यून ने साइड स्टेप लेकर उसका हाथ और कॉलर पकड़ के उसे एकदम दूर फेंक दिया। लड़का अभी संभल भी नहीं पाया था कि ड्यून ने अपना घूंसा पीछे खींचा